हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले वो कंप्लीट लेक्चर आप देख लो। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है। देखो बच्चों, हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। इनका मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी कितना दे रखा है अपने को 1 दे रखा है। सब कुछ अपने को गिवन है, हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो लेट कर लेंगे हम एंगल को, दोनों वेक्टर के बीच का क्या मान लो बच्चों, थीटा मान लो। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, यानी कि ये मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है दोनों का, और ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर, और ये क्या है बी वेक्टर। इनके बीच का हमारे को एंगल थीटा निकालना है, ये वाला। तो हमारा बताओ क्या फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट से। कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ऊपर दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों वेक्टर की अलग अलग लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी क्वेश्चन में दे तो रखिए अपने को 1। ए वेक्टर की लेंथ कितनी है बच्चों 1, और बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 2, यानी कि ये कितना आ गया 1/2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे है कोस थीटा और यहाँ पे है 1/2, तो थीटा कैसे निकालते हैं। थीटा बच्चों निकालने के लिए हम 1/2 को क्या कोस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 60 क्या होता है 1/2 ही तो होता है। तो थीटा कितना आ गया अपना 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि पाई/3। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ गया पाई/3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एंगल निकालने वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें भी आपको फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हमें पता है कोस थीटा का फॉर्मूला, बार बार एक ही फॉर्मूला लिखा करो, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, सॉरी कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। चाहो तो आप पहले ही निकाल लिया करो ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ, या फिर यहीं से निकाल लो। ए डॉट बी करेंगे तो देखो आई का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 1, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ -1, बीच में साइन प्लस का ही लगाया करो हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ के का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे कितना है 1, ये तो डॉट प्रोडक्ट होगी। नीचे ए वेक्टर की लेंथ बच्चों 1 का स्क्वायर करोगे 1, इस 1 का स्क्वायर करोगे 1, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे 1, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा है ना, 1 + 1 + 1। ऊपर कितना आ गया बताओ, ये 1 से -1 कट जाएगा, ऊपर आएगा आपका कितना -1, और नीचे कितना आएगा, ये √3, ये √3, ये कितना आ जाएगा आपका 3 बन जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3 है, कोस थीटा कितना आ गया अपना -1/3, दैट इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स -1/3, और यही आपका आंसर है। आंसर नेगेटिव भी आ सकता है ये कोस थीटा का, और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि नेगेटिव कैसे आ गया, आ सकता है। एंगल क्या हो सकता है इनके बीच का, ऑब्ट्यूज मोर देन आपका क्या हो सकता है 90 डिग्री भी हो सकता है। ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब भी दो वेक्टर्स को क्या प्रूव करना हो बच्चों, परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना है इनको, परपेंडिकुलर। किन्हीं भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो तो आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको ये नहीं कहता कि ए और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करो, नहीं, कहता है ए प्लस बी जो नया वेक्टर आएगा और ए माइनस बी जो नया वेक्टर आएगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये शो करो। हम कहेंगे कि पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी क्या होगा। पहले तो क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 5i - j -3 के, यानी कि जिन दो वेक्टर को बच्चों आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, जो उनके नाम है, पहले तो वो वेक्टर निकालना चाहिए आपको। इन दो वेक्टर की एडिशन क्या कहलाएगी, a + b। तो 5i + i 6i -j + 3j + के 2j और -3 - 5, ये प्लस माइनस करने में देखो आपको मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या निकालोगे आप, a - b, यानी अब की बार इन दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। बीच में साइन क्या लगा दो, माइनस का, बीच में साइन बच्चों माइनस का लगा दो, और जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन चेंज करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5i - i कितना होता है 4i। देखो ये माइनस का j, और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये -3 हो जाएगा, है ना, -1 - 3 माइनस के 4, और ये -3 इस ब्रैकेट को ओपन करोगे +5 हो जाएगा, 5 में से 3 गए प्लस के 2 के, तो ये आपका आ गया
ए माइनस बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। मैं कहता हूं इसको नया वेक्टर एक सी वेक्टर मान लो और इसको क्या मान लो बच्चों, डी वेक्टर। मैं लेट कर रहा हूँ, फिर नाम मैं आपको ए प्लस बी कहूँ या डी कहूँ, नाम से थोड़े कोई फर्क पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में बच्चों प्रूव करना है आपको कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। दैट इंप्लाइज आपको प्रूव करना है कि इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जीरो है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो प्रूव कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूव करना है तो निकालते हैं हम डॉट प्रोडक्ट सी डॉट डी। बताओ कितनी आएगी, सी लिखो 6i प्लस 2j माइनस 8k। वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालनी आती है, 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से माइनस 8 की मल्टीप्लाई 2 से। सोल्व कर लो इसको, 24 माइनस 8 माइनस 16, ये क्या आ गई, जीरो। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, दैट इम्प्लाइज वी कैन से दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। और यही हमारे को प्रूव करना था क्वेश्चन में। या फिर ऐसे लिख दो, सी को क्या लिख दो आप, ए प्लस बी लिख दो लास्ट में, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए तो उसको पता लगे कि जो मैंने पूछा था बच्चे ने आंसर भी उसी फॉर्म में दिया है ना, क्योंकि सी और डी तो हमने माना था ना। ए प्लस बी लिख दो सी को और डी को क्या लिख दो, ए माइनस बी। ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोजेक्शन पूछा है। प्रोजेक्शन का बच्चों मैंने आपको सीधा एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर तो इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना होता है बहुत ध्यान से। नीचे क्या आता है, जो सेकंड ऑन बी वेक्टर, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसका क्या आता है बच्चों, मैग्नीट्यूड। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालो, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आएगी है ना, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे क्या आएगा आपकी बार, ए वेक्टर की लेंथ आ जाएगा। तो ये बस एक ही फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है बच्चों ए डॉट बी और नीचे क्या होता है, लेंथ ऑफ बी वेक्टर। तो देखो ऊपर दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू क्या होगी 1 और प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और नीचे क्या होती है बी वेक्टर की लेंथ। बी वेक्टर की लेंथ देख लो, 1 का स्क्वायर करोगे फिर 2 का स्क्वायर करोगे और फिर 1 का स्क्वायर करोगे, तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो। ऊपर क्या आ गया 2 और 2 4 4 और ये आपका 10 आ गया है ना, नीचे क्या आ गया आपका √6। चाहे तो इतना आंसर छोड़ दो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो √6 से मल्टीप्लाई कर दो, √6 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 10√6/6, 2 पे काट दो 5√6/3, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। 17th क्वेश्चन में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि जब भी आपको, ये तो बात आप मेरी नोट कर लो कि जब भी हमारे को ये निकालना हो ऐसे मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो किसी भी चीज़ की, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर की लेंथ निकालनी हो या ए माइनस बी वेक्टर निकालना हो या ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो हम हमेशा ही क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, इनका स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर कंसीडर करेंगे, क्योंकि बिना इसके करे क्वेश्चन को सोल्व हम कर ही नहीं सकते। और अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट कर लो, 3-4 चीज़ें मैंने आपको पहले भी लिखवाई है इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ये तो नोट कर लो। जैसे ए प्लस बी वेक्टर, इसकी लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं ना, तो ए डॉट बी यहाँ पे क्या आएगा 2a डॉट बी आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर माइनस आए बच्चों, माइनस आए तो क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और अगर ये आ जाए, मान लो ए प्लस बी प्लस सी 3 आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एलजेब्रा के अंदर अगर आपको याद हो तो यही फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब यहाँ पे a डॉट बी, 2bc यानी कि b डॉट सी, 2ca यानी कि 2c डॉट a। जैसे एलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले है वैसे ये है। मैंने आपको एक एक चीज़ प्रूव करके दिखाई हुई है इंट्रोडक्शन में कि कैसे इनका प्रूफ आता है। तो बस अपने को यही निकालना है, फाइंड करना है दिस वन। निकाल लो, कंसीडर करो, पहले कंसीडर करके चलो इसका क्या स्क्वायर,
ए माइनस बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। बच्चों क्या होता है स्क्वायर का फॉर्मूला? या तो ऐसा करो, यहाँ पे पेपर के अंदर क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्या होता है ए माइनस बी और इसकी डॉट करेंगे किससे? ए माइनस बी से, यही तो होता है। अब आप डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ। पहले ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों किससे? इस पूरी ब्रैकेट से, ए माइनस बी से, माइनस हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता है लेकिन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मत यूज करना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देना, ठीक है। ये आ गई। अब देखो इसको सोल्व करो। ए की डॉट ए से करोगे यानी कि ए डॉट ए माइनस ये क्या होगा बच्चों आपका ए डॉट बी, माइनस क्या होगा आपका बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बी डॉट बी। अब आपको ये पता है कि ए डॉट ए क्या होता है? लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ए डॉट बी और प्लस में लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। देखो यही फॉर्मूला जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया एक बार। और अब देखो लेंथ ऑफ ए वेक्टर कितनी गिवन है? 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको? 4, और बी वेक्टर की लेंथ कितनी दे रखी है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करो, ये कितना आ गया बच्चों? 4 माइनस 8 प्लस 9, तो ये 5 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 5। दैट इम्प्लाइज हमारा लेंथ ऑफ ए माइनस बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है, हमें तो ये निकालना है ना सिर्फ ए माइनस बी वेक्टर की लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा? √5। प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? √5। आसान क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आपको कि x एक यूनिट वेक्टर है। ए क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। जो आपको गिवन है ना वो लिख लो। गिवन है बच्चों वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, इट मीन्स इसकी लेंथ कितनी है? 1। और आपको क्या गिवन है? एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये क्या है बच्चों आपका? 8 है। फाइंड करना है लेंथ ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं सोल्व। देखो जो आपको गिवन है ना उसको लेके चलो। एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सोल्व करके दिखाएंगे। एक्स की डॉट करेंगे पहले एक्स प्लस ए से, और फिर बच्चों माइनस ए की डॉट करेंगे हम किससे? एक्स प्लस ए से, यानी कि हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, बस आप यही मान लो। आना लास्ट में वही है, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस क्या आ जाएगा? ए डॉट ए। ये क्या आ गया बच्चों? लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अच्छा एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स तो क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? कम्यूटेटिव, ये कट जाएंगे। माइनस क्या आ गया? लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ ये क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ, अच्छा ये क्या दे रखी है आपको? 8 दे रखी है ना। ये क्या दे रखी है आपको? 8 दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 8। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 8। और इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 8, क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू 8 दे रखी है। अपने को लेंथ ऑफ एक्स वेक्टर निकालनी है। ए वेक्टर की लेंथ कितनी दे रखी है? 1, तो ये तो 1 ही आ गई। तो लेंथ ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर कितना आ गया? 8 + 1 यानी कि 9। तो लेंथ ऑफ एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। एक्स वेक्टर की लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन देखो, 19th और 20th क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, नाम से भी पूछे जा सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी का क्या नाम है? कोची-श्वार्ज इनइक्वालिटी। इसको बोलते हैं बच्चों कोची-श्वार्ज इनइक्वालिटी। देखो कोची, ये मैथमेटिशियन का नाम है, श्वार्ज इनइक्वालिटी, यानी इन दो मैथमेटिशियन ने मिलके इस इनइक्वालिटी को जो है ना प्रूव किया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोची-श्वार्ज इनइक्वालिटी। ये होती है बच्चों ए डॉट बी का मॉडुलस लेस देन होता है, हमेशा ही लेस देन या इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये है पहले तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करो और फिर उसका मॉडुलस निकालो, या फिर दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला जो मॉडुलस है ना, ये हमेशा ही इससे क्या होगा? लेस देन या इक्वल टू होगा। अब हम इसके दो केस डिस्कस करेंगे बच्चों, कि ये दो केस हम डिस्कस कर। देखो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ इक्वल टू कब होता है, व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि या तो ए वेक्टर क्या हो 0 या बच्चों क्या हो बी वेक्टर 0 वेक्टर हो। देखो कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 0, एग्जामिनर काटा मार देगा, क्योंकि 0 एक नंबर होता है। जैसे मैट्रिक्स में
जीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ना जीरो मैट्रिक्स, ताकि उसको पता लगे कि ये जीरो नंबर वाला जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स वाला ए बी सी ये ओ अल्फाबेट है ये। ऐसे ही वेक्टर के अंदर अगर आपको जीरो वेक्टर लिखना हो तो बच्चों ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए बच्चों, क्या है, कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए, देन इक्वालिटी होल्ड्स। तब क्या होगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है कि ये लेस देन या इक्वल टू होगा। मतलब कि अपने को ये भी बताना पड़ेगा कि इक्वल कब होगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इससे लेस देन कब होगा। अगर मैं कहता हूँ ये दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्यों बच्चों, अगर एक कोई भी जीरो हो गया तो बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी ना। ए वेक्टर अगर जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी, बी वेक्टर जीरो है तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। आल्सो लेंथ ऑफ ए वेक्टर और लेंथ ऑफ बी वेक्टर का मोड करोगे तो भी तो जीरो आएगा ना, क्योंकि इनमें से एक वेक्टर जीरो है तो उसकी लेंथ जीरो है, जीरो की मल्टीप्लाई किसी दूसरे वेक्टर की लेंथ से करोगे तो जीरो ही आएगा। दैट इंप्लाइज क्या हो गया आपका, ए डॉट बी की लेंथ जो है वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। समझ गए आप मेरी बात, यानी कि जब दोनों में से एक वेक्टर जीरो होगा तब तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा। सो हम लेट करेंगे अब कि ना तो आपका ए वेक्टर जीरो है, हम क्या लेट करेंगे बच्चों, लेट करेंगे ए वेक्टर इज नॉन जीरो एंड बी वेक्टर को भी हम क्या मानेंगे, बी वेक्टर मान लो, इसको भी हम क्या मानेंगे बच्चों, नॉन जीरो। अगर वेक्टर नॉन जीरो है तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी जीरो नहीं हो सकती और इसकी लेंथ भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, बस मैं ये चीज़ें यूज करूंगा। अब देखो क्वेश्चन, पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए नए होते हैं। ऐसी थ्योरम वगैरह बच्चे 11th 12th के अंदर प्रूव नहीं करते हैं, बिल्कुल नई चीज़ होती है, लेकिन एग्जाम में फिर भी पूछी जा सकती है। हम क्या करेंगे, व्हेन a vector is equal to zero vector or b vector is equal to zero vector, then the equality holds। तब क्या करेगी बच्चों, इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना, इक्वल का साइन आएगा बीच में, इक्वालिटी होल्ड्स। तो आपको प्रूव नहीं करके दिखाना, बस लिखना है। ठीक है, लेट कर लो अब a वेक्टर को भी बच्चों क्या मान लो, नॉन जीरो मान लो, और b वेक्टर को भी क्या मान लो आप, नॉन जीरो वेक्टर मान लो। दैट इंप्लाइज जो ए वेक्टर की लेंथ होगी वो भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी लेंथ जीरो हो उसी को तो जीरो वेक्टर बोलते हैं, है ना। और बी वेक्टर की जो लेंथ होगी बच्चों वो भी क्या होगी, जीरो। यहाँ पे लेंथ है तो मैं जीरो के ऊपर वेक्टर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को प्रूव करना है ये चीज, अब मेरे को बच्चों क्या प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने दो वेक्टर की लेंथ को क्या मान लिया, नॉन जीरो मान लिया। अब आपको ये पता है कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर ये कहाँ पे यूज होता है, ए डॉट बी के अंदर, और वैसे भी ये ए डॉट बी है ना। हम लिखेंगे अब डॉट प्रोडक्ट का, यानी कि ये एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की। आप ये मान लो, वी नो दैट ए डॉट बी बता दो आप बस मेरे को, ए डॉट बी क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। बताओ ये होता है ना ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। लेकिन मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि दोनों की लेंथ। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को प्रूफ के अंदर ये चीज चाहिए, ए डॉट बी का क्या लेना है, अपने को मॉडुलस लेना है। तो ए डॉट बी का मॉडुलस लोगे तो बच्चों इधर भी मॉडुलस का सिंबल लगाना पड़ेगा और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको मॉडुलस का सिंबल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, लगा दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको तो मॉडुलस रखा रहने दो, ए की लेंथ पहले ही है और उसका फिर दोबारा मॉडुलस करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यही आएगा, है ना। क्योंकि मॉडुलस 2 के ऊपर दोबारा मॉडुलस लगा दोगे ना तो वो 2 ही रहना है आंसर, क्योंकि अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, और कोस थीटा का क्या लगेगा बच्चों, मॉडुलस लगेगा यहाँ से, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू तो प्लस या माइनस दोनों हो सकती है ना। यहाँ से आप मेरे को ये बताओ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं क्या ले आता हूँ नीचे, और ये क्या आ गया, मोड ऑफ कोस थीटा। अब सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू जो है ना वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं बात करूं मॉडुलस की तो ये 1 से छोटी होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना, मॉडुलस ऑफ कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू हमेशा ही क्या होती है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोड डॉट ए डॉट बी का मॉडुलस अपॉन लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी, इसकी वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये इक्वल है किसके, मोड कोस थीटा के, और मोड कोस थीटा तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इन इक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। और देख लो आपको यही प्रूव करना था,
ऊपर देखो क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। इसको ही हम बोलते हैं कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम प्रूव करेंगे, उसके अंदर इसका हम यूज करेंगे। ध्यान से देख लो ये क्या है, a डॉट बी उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। तो इसी इनइक्वालिटी का हम आगे यूज करेंगे किसमें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखो ये है बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें कहता है कोई भी दो वेक्टर हो दुनिया के a डॉट बी या a और b, वी ऑलवेज हैव दिस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। पेपर के अंदर बच्चों ये आ सकता है स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए इसकी। इनइक्वालिटी जैसे 10th क्लास में आती है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे को याद होनी चाहिए उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। ऐसे ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट अपने को याद होनी चाहिए कि दो वेक्टर को ऐड करके उनकी लेंथ निकालो और दोनों की अलग अलग लेंथ निकालो। तो ये जो ऐड करके लेंथ निकालोगे ये हमेशा ही क्या होती है बच्चों, अलग अलग लेंथ के सम से छोटी होती है या फिर इक्वल होती है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब दोनों में से एक वेक्टर क्या हो बच्चों, जीरो वेक्टर हो, और नहीं तो फिर ये क्या होगी आपकी लेस देन इक्वल टू होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता दूंगा ना तो फिर सारी चीजें आपको आसान लगेगी। एक तो जीरो नॉन जीरो मानना है अपने को, वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर पे आप मेरे को ये बताओ बाय कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है। कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है कोई भी दो वेक्टर के लिए, कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्योंकि इसमें यूज होएगी, वो होती है a डॉट बी इसका मॉडुलस लेस देन होता है बच्चों लेंथ ऑफ a वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ b वेक्टर, होती है कोची-श्वार्ट्ज। अभी हमने प्रूव करी है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास सिंपल a डॉट बी है, क्या है बच्चों, सिंपल a डॉट बी है, वो लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा ही किसके, इसके मॉडुलस से, इसके मॉडुलस से। मैं ये कहता हूँ सिंपल आपका मान लो आपकी कोई भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे है ना, ये एक नंबर आता है। देखो ये क्या आता है बच्चों, एक नंबर है और ये भी क्या है, नंबर है। a डॉट बी हो सकता है, मान लो a डॉट बी आपका नेगेटिव आ गया, a डॉट बी क्या आ गया नेगेटिव, a डॉट बी तो नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे बच्चों ये तो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताओ क्या -3 लेस देन इक्वल टू 3 ये ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है। इक्वल तो नहीं होता लेकिन -3 3 से छोटा तो होता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी नंबर x है इस दुनिया का, वो अपने मॉडुलस वो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस देन इक्वल टू तो होता ही है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। तो जो ये नंबर ये पॉजिटिव होगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो x क्या होगा बच्चों, लेस देन मोड x होगा। तो मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ और ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम करे भी गए। अब देखो ये थ्योरम हमारे को प्रूव करनी है। सॉल्यूशन में वही लिखेंगे, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर दोनों में से एक वेक्टर 0 हो गया देन इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। अपने को प्रूव करके दिखाना नहीं है, बस सिर्फ लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को पूरी नॉलेज है इन चीज़ों की। नाउ फिर हम लेट करेंगे a वेक्टर भी क्या है आपका बच्चों, नॉन जीरो वेक्टर है, एंड b वेक्टर जो है वो भी क्या है आपका, नॉन जीरो वेक्टर है। दैट इम्प्लाइज अगर वेक्टर नॉन जीरो है तो उसकी लेंथ क्या होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी, और b वेक्टर की लेंथ है बच्चों वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। लिख दिया। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। आपको फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी की लेंथ, और हमें पता है कि जब भी मॉडुलस निकालना हो और बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का हो तो हम स्टार्टिंग में कंसीडर करके चलते हैं ना, इसका स्क्वायर कंसीडर करके चलते हैं। ये बात तो मैं कहता हूँ इतनी जगह मैं यूज करता हूँ मैथ में बहुत ज़्यादा। मेरे को ये निकालना है कहीं ना कहीं से a प्लस बी का मोड, इससे लेस देन इक्वल टू दिखाना है ना, वो तो दिखाएंगे। इसका मैं स्क्वायर कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब आप मेरे को बता दो इसका स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला, लेंथ ऑफ a स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b होता है ना, प्लस 2a डॉट बी ये होता है। अब मैं आपको बच्चों ये कहता हूँ ये जो चीज़ है अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक क्वांटिटी है, मान लो 3 है या -3 है, इस ये अपने मॉडुलस से तो क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी उसके। मैं यहाँ पे इक्वल की जगह लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ और क्या लेके आऊँगा बताओ, इसकी जगह मैं मॉडुलस लगा देता हूँ। इसकी जगह बच्चों मैं क्या लगा देता हूँ, मॉडुलस। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर x है वो अपने मॉडुलस से क्या होता है, छोटा या उसके इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस लगा दिया। मैंने मॉडुलस क्यों लगाया, अब आप ये पूछोगे सर मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज करना चाहता हूँ। कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहती है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है बाय कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, बाय कोची-श्वार्ट्ज
इनइक्वालिटी, ये जो मोड ऑफ ए डॉट बी है ना, ये हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होता है अलग अलग मोड से। ये क्या होता है बच्चों, इनके अलग अलग मोड से लेस देन इक्वल टू होता है। फिर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं मैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी। अच्छा, अब ये चीज़ क्या बन गई बताओ, ये चीज़ इतनी इतनी, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मैं अगर ये लिखूँ ये, या ये लिखूँ लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इनकी लेंथ का होल स्क्वायर, तो दोनों में फर्क है ना, दोनों में क्या है बच्चों, डिफरेंस है। इसका होल स्क्वायर आप है ना, इसको ए मान लो कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी मान लो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना। क्योंकि ये वैल्यू आपका, अब ये वेक्टर नहीं रहा, ये एक नंबर है। ये क्या है बच्चों, नंबर। क्योंकि लेंथ ऑफ ए वेक्टर वेक्टर नहीं होता, क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर, तो आप कहोगे जी लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। अब देखना, यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये चली आ रही है ना, ये आ गया, लास्ट में ये रिजल्ट आ गया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा तो बच्चों ये रिजल्ट आ जाएगा। और देख लो यही रिजल्ट तो प्रूव करना है, ए प्लस बी वेक्टर की लेंथ लेस देन इक्वल टू होती है लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर। इसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको, बिल्कुल आसान है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, नई बात कुछ भी नहीं है, बट एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने वाला क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, और सबसे आसान तरीका बता रखा है मैंने कि 3 पॉइंट्स आपको दे दिए जाए तो उनको कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, मैंने आपको बच्चों बहुत डिटेल के अंदर बता रखा है। ठीक है, दोनों मेथड मैंने बताए हैं, मैं दोनों मेथड से आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो 10th क्लास में हम या 11th क्लास में हम प्रूव करते थे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर, वो भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। और वेक्टर मेथड क्या है वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो पहले तो तीनों वेक्टर निकाल लो, है ना, ए बी वेक्टर निकालो। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है बच्चों, मैंने बता रखा है ना, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है यानी कि ए वेक्टर, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि बी वेक्टर, और ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि स्मॉल सी वेक्टर, यही होता है। तो बी वेक्टर ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ध्यान रखना है ए माइनस बी मत कर देना, ठीक है, बी में से ए माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करोगे आई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3i हो जाएंगे, प्लस 2j माइनस 3j, माइनस के 1j हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1, और 3 माइनस 5 कितना होएगा, माइनस का 2। ये तो आपको आना चाहिए निकालना। अब मैं कहता हूँ BC वेक्टर निकाल लो, ऐसे ही AB और BC निकाल लो। देखना BC क्या होता है, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, उल्टा करना है, C माइनस B, सॉरी A क्यों, A तो हम लेके नहीं चल रहे ना, तो C माइनस क्या आ जाएगा आपका, B वेक्टर आ जाएगा, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, इसमें से माइनस करो 7i, पहले लिख लो 7i। अच्छा इसमें j की टर्म नहीं है ना, j की टर्म नहीं है तो इसको 0j लिख लो, ताकि प्लस माइनस करने में कन्फ्यूजन ना रहे आपको। i प्लस 2j और प्लस के 3k। अब ब्रैकेट खोल के माइनस करो, 7 में से i गया 6i, और 0 ये माइनस हो जाएगा माइनस के 2j, और माइनस के माइनस 3k माइनस के 4k। ये आ गया आपका बच्चों क्या, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर। अब सी ए वैक्टर निकाल लो, है ना, सी ए वैक्टर क्या होगा आपका, ए वैक्टर माइनस सी वैक्टर। ए वैक्टर क्या है लिखो, माइनस के 2i प्लस के 3j। चाहे 1 मिनट फालतू लग जाए एग्जाम में, लेकिन मिस्टेक नहीं करनी आपको। सी वैक्टर क्या है बच्चों, 7i प्लस 0j और माइनस के k। सोल्व करो, माइनस के 9 आएगा, ये तो प्लस का 3j रहेगा क्योंकि वहाँ के j की टर्म है ही नहीं, और ये कितना होएगा, प्लस के 6k हो जाएगा। मैंने तीनों की तीनों क्या निकालती है बच्चों, वेक्टर निकालती है। अब इन तीनों की क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो। अब इन तीनों की लेंथ निकाल लो। ए बी वेक्टर जो है उसकी लेंथ बच्चों कितनी आएगी बताओ, लेंथ कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि ये आ गई आपकी √14। इसकी लेंथ बताओ, BC वेक्टर की लेंथ क्या होगी, BC वेक्टर की लेंथ क्या होगी, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितनी होगी आपकी, √56 होगी। इसकी लेंथ निकालो,
सी ए वेक्टर की लेंथ निकालो, सी ए वेक्टर की लेंथ 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये कितनी होगी बच्चों, ये आपकी होगी 126 होगी ना, 126। अच्छा देखो, अब अपने को थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रूट 56, 56 क्या होता है, 14 इंटू 4 होता है ना, 14 इंटू 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 बाहर कर दो, ये 14 9 जा होता है, अगर आपको पता हो तो 14 9 जा होता है, ये 3 रूट 14 आ जाएगा। अब आपको खुद देख लो, आप इन तीनों में से ये रूट 14, ये 2 रूट 14, ये 3 रूट 14, क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है। हेयर लास्ट में लिखो, देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, ए बी वैक्टर इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है रूट 14, बी सी वैक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है 2 रूट 14, और सी ए वैक्टर की जो लेंथ है या ए सी वैक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है 3 रूट 14। तो अब आप बताओ, दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी सी वैक्टर, वो लेंथ ऑफ सी ए वैक्टर है। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर। ये तीन वेक्टर क्या है बच्चों, कोलिनियर है। चाहे तो इस मेथड से प्रूव कर देना, ये तो बेस्ट मेथड है, यानी कि कभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं। ये तो 10th क्लास से हम करते आ रहे हैं कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। बस वहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे, +1 क्लास में यहाँ पे हमने वैक्टर की लेंथ निकाल दी, बात तो एक ही होती है। अब हम क्या करेंगे, इसका मेथड 2, मेथड 2 देखो, ये बिल्कुल आसान है। ये क्या है आपका बच्चों, ईजी है। मेथड 2 मैंने आपको बता रखा है सारा, जब इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करने के 2 मेथड होते हैं। आप क्या प्रूव कर दो, देखो हमने ए बी वैक्टर निकाला, हमने बी सी वैक्टर निकाला, हमने सी ए वैक्टर निकाला, 3 वैक्टर निकाले ना। 3 निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, मैं कहता हूँ कोई 2 वैक्टर निकाल लो, कोई भी 2 वैक्टर। ए बी कितना निकाला, देखो ए बी निकाला हमने, मैं कोफिशिएंट याद कर रहा हूँ, 3 -1 -2, 3 -1 और -2। फिर हमने बी सी वैक्टर निकाला बच्चों, ये क्या है आपका 6 -2 -4, 6 -2 और -4, ये कर दिया। फिर हमने क्या निकाला, सी ए वैक्टर, क्या आया था देखो, -9 3 6, -9 3 और 6, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ 3 वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो, कोई भी। मान लो ये 2 वेक्टर आपने निकाल दिए, मान लेता हूँ मैंने सी ए वैक्टर को छोड़ दिया, ठीक है, इग्नोर कर रहा हूँ। आप ये प्रूव कर दो कि ये 2 वेक्टर कोलिनियर है। क्या प्रूव करना है आपको बच्चों, टू प्रूव कर, आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने आपको बताया हुआ है पॉइंट कोलिनियर होते हैं इसका अलग मतलब होता है, और वेक्टर कोलिनियर होते हैं इसका अलग मतलब होता है। पॉइंट अगर कोलिनियर है तो बच्चों देखो, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आप ये प्रूव कर दो कि जो ये ए बी वैक्टर है, ये वाला वैक्टर यहाँ से यहाँ तक ए बी वैक्टर, और ये जो बी सी वैक्टर है ये बच्चों क्या है, कोलिनियर है। मतलब कि इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगी ना वो क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे तो लाई करेंगे। तो मतलब कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर आर कोलिनियर। अगर आप इतना प्रूव कर दोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब आप कोई बच्चा सोचेगा सर ए बी और बी सी को जरूरी है क्या, क्या मैं ए बी और ए सी को कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कर दो। क्या बी सी और ए सी को कर सकता हूँ, कर दो। 3 पेयर आपके सामने है, 3 में से कोई 2 पेयर ले लो और उनको क्या प्रूव कर दो, कोलिनियर प्रूव कर दो, और आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बी सी वैक्टर लिखा हुआ है बच्चों वो लिखो 6i, और कोलिनियर प्रूव करने का मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है, क्या, ये शो कर दो कि एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल है। इसमें से 2 कॉमन लेना, इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब आप खुद देख लो कि क्या ये जो अंदर वाला वेक्टर है और ये जो ए बी वेक्टर है दोनों सेम है क्या, 3i - j - 2 के, यानी कि ये ट्वाइस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर लिख सकते हैं। 2 वेक्टर को आपको कोलिनियर प्रूव करना होता है, यही तो प्रूव करते हो आप कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर आर कोलिनियर। ये 2 वेक्टर बच्चों कोलिनियर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर को प्रूव करने का एक ये भी तरीका है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ज़्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। इतना प्रूव कर दो कि उन 3 पॉइंट से बनने वाले कोई 2 वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, तो वे पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोलिनियर। मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया। तो कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज
10.3 हम सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन करेंगे। बच्चों की हैबिट होती है कि वो एग्जाम्पल को इग्नोर कर देते हैं। बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल को कभी इग्नोर मत करो, सब कुछ करो आप। जब एनसीईआरटी की बुक में पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं तो कुछ सोच समझ के दिए गए होंगे ना, उसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें कोई नई चीज़ पूछ ली और वो एग्जाम में आ गए तो आपका मिस्टेक हो जाएगी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम आज के लेक्चर में जो पहला 13th एग्जाम्पल किया था वही क्वेश्चन है ये, तो एज एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर दे रखी है आपको कितनी, √3, लेंथ ऑफ बी वेक्टर कितनी है 2, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट ये क्या है बच्चों, √6। अब बताओ आपको क्या निकालना है, आपको बच्चों निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो एंगल के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। वी नो दैट एंगल जब भी निकालना हो डॉट प्रोडक्ट को याद कर लिया करो, आपका काम हो जाएगा। वी नो दैट कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, √6। ए वेक्टर की लेंथ कितनी है बच्चों, √3। बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 2। अच्छा आप ये बताओ, √6 को क्या आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, एक ही बात है, ताकि √3 नीचे से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब √3 से √3 मैं अगर कैंसिल कर दूं क्या बच गया, √2/2 बच गया, √2/2। अच्छा 2 को आप 2 को √2 इंटू √2 तो लिख सकते हो, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बच गया, √2। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कोस थीटा की वैल्यू आ गई लास्ट में हमारी 1/√2। और सब बच्चे जानते हैं 10th क्लास से ही कि ये तो कोस 45 की वैल्यू होती है। 45 लिख दो, चाहे हम बड़े बच्चे हो गए अब तो π/4 लिख दो इसको। तो थीटा कितना आ गया, π/4। यानी कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया, π/4, 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। वही लेट कर लो आप इनको ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो। ए वेक्टर मान लो किसको, i-2j + 3k, और बी वेक्टर मान लो बच्चों 3i-2j और प्लस के k। अच्छा अपने को लेंथ भी चाहिएगी दोनों की, ए वेक्टर की लेंथ निकाल लो साथ साथ में, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आ गई √14। इसकी भी लेंथ चाहिएगी अपने को, ये कितनी आएगी बच्चों, 9 + 4 + 1, यानी कि ये भी √14 आ गई। नाउ अब आप क्या करोगे, लिखोगे लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ये क्या मानोगे आप बच्चों, थीटा मानोगे। देन कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फिर बताओ, ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ऊपर क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बताना क्या होगी, 1 × 3 -2 × -2 और +3 × 1, यही तो होती है। और दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल है, √14। ऊपर क्या आ गया बच्चों 3, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस, और ये क्या आ जाएगा प्लस, अपॉन में √14। तो ये कितना आ गया 10/√14। कितना आ गया बच्चों, 10/√14। चाहे तो इतना छोड़ दो, चाहे इसको रेशनलाइज कर दिया करो, चाहे इसको रेशनलाइज कर दो, तो 10√14/14 2 पे काट दो, 5√14/7। ये तो क्या है आपका कोस थीटा है ना। कई बच्चे यहीं तक आंसर छोड़ देते, नहीं बच्चों थीटा पूछा है आपसे, थीटा पूछा है तो आप क्या लिखोगे, कोस इनवर्स ऑफ 5√14/7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देखो प्रोजेक्शन पूछ लिया, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट तो हम लास्ट लेक्चर में ही सीख चुके हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो इसको मान लिया करो आप पहले, है ना, पहले नाम देना वेक्टर्स का जरूरी है। ए वेक्टर मान लो i-j को, और बी वेक्टर मान लो i + j को, i + j को। अब अपने को क्या निकालनी है बच्चों, प्रोजेक्शन। नाउ फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालनी है अपने को, किसकी, बी वेक्टर के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है ए डॉट बी और नीचे क्या आता है लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना, क्या आ गई 1 × 1 प्लस -1 × 1, और बी वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ है बच्चों √2। ऊपर 0/√2 कितना होता है 0, 0/√2 कितना होता है 0। अच्छा अब तो 0 आ गया, तो प्रोजेक्शन क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। प्रोजेक्शन क्या आ गई 0। 0 का मतलब क्या होता है, देखो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब वो वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे है, ये मान लो है बच्चों क्या आपका ए वेक्टर,
ये वेक्टर है क्या, बी वेक्टर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर क्या आएगी, 0, क्योंकि प्रोजेक्शन कब बनती है, देखो जैसे मान लो ये वेक्टर 90 डिग्री पे ना होता, ऐसा होता ये है ना, तो प्रोजेक्शन हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, परपेंडिकुलर डाल के और जो ये लेंथ आती है ये, इसी को तो प्रोजेक्शन बोलते हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ 0 बनेगी, इसका मतलब प्रोजेक्शन क्या आएगी आपकी, 0। तो प्रोजेक्शन 0 कब होती है ये आप नोट भी कर लो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया हुआ है कि इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ये 0 हो, देन ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, आपके परपेंडिकुलर होते हैं। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बताओ, प्रोजेक्शन 0 है, प्रोजेक्शन 0 का मतलब, प्रोजेक्शन 0 का मतलब बच्चों ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए डॉट बी क्या हो जाएगी आपकी 0, और ए डॉट बी जब 0 होते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि दो वेक्टर क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर, इसको ए वेक्टर मान लो है ना, इसको बी वेक्टर मान लो, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है वहां पे कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू दिस, लेट बी वेक्टर इक्वल टू दिस। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा करो बार बार, ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 7 इंटू 8, और नीचे क्या करोगे बच्चों, इसकी लेंथ से डिवाइड, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या आ गया ये देखो, 7 माइनस 3 4 और 4 प्लस में 56, नीचे क्या आ गया आपका रूट 114 आ गया ना, 50 प्लस में 64 114, यानी 60 डिवाइड बाय रूट 114, 114 के चाहो तो फैक्टर बना लो, वैसे कोई काम के बनेंगे नहीं फैक्टर, 2 से डिवाइड करोगे 57, 3 से करोगे 19, तो मतलब कि कोई भी बाहर तो आएगा नहीं, तो इतना ही छोड़ दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस प्रोजेक्शन का। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा सोचे कि और बुक वाला आंसर मान लो मिलाना चाहता हो, ऐसे कर लो, 60 इंटू 114 का स्क्वायर रूट अपॉन 114, इसको 2 से क्या कर दो आप डिवाइड, 2 से क्यों बल्कि 6 से ही हो जाएगा ना, 6 10 जा और 6 19 जा है ना, तो कितना आएगा 10 रूट 114 डिवाइड बाय 19, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये तो कैलकुलेशन आगे कोई खास बात नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, 3 वेक्टर है 1 2 3, तीनों के तीनों क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, अगर मान लो ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो आपको प्रूव क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों का, अगर आप दो वेक्टर का पेयर बनाए, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, तो तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देखे हैं, तो ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो तीनों एक्सिस जो होते हैं वो आपस में, आप अपने कमरे का एक कॉर्नर देख लो, उस कॉर्नर से 3 लाइनें पास हो रही है, एक को एक्स एक्सिस मानो, एक को वाई एक्सिस जो आपका फर्श है, फ्लोर है, और ऊपर जो हाइट जा रही है उसको क्या मान लो, जेड एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप अब नजर उठा के देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये दिखाई नहीं देते क्योंकि हम 2D एक पेज के ऊपर हम बना रहे हैं ये फिगर। 3D शेप को अगर आप पेज के ऊपर बनाओगे तो 100% थोड़े करेक्ट बना सकते हो, दिखेगा कैसे। तो आप अपने रूम को देखो, जो आपकी तीनों लाइनें हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे यही चीज प्रूव करनी है। आप लेट कर लेना तीनों वेक्टर को, है ना। लेट करोगे आप पहले तो क्या, ए वेक्टर को मानोगे 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, और दूसरे वेक्टर को आप बच्चों बी वेक्टर मान लेना, फिर सी वेक्टर मान लेना। एक तो तीनों को क्या प्रूव करना है, अपने को यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो करें यूनिट वेक्टर, लेंथ निकालो। अच्छा देखो, लेंथ निकालते हो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 1/7 को बाहर ही रखो पहले ही, या फिर इसको ऐसे कर लो 2/7i प्लस 3/7j और प्लस के 6/7k, एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालो। 2/7 का स्क्वायर कितना होता है, 4/49। 3/7 का स्क्वायर कितना होता है, 9/49। और 6/7 का स्क्वायर कितना होता है, 36/49। अंदर क्या आ गया बच्चों, 49/49 आ गया। एलसीएम करोगे ये कितना आएगा, 1। इसी तरह से आप हर एक वेक्टर की लेंथ निकालोगे ना, क्या आएगी, 1। देखो यहाँ पे 1/7 है, कोफिशिएंट कितने बच्चों, 2 3 6, ये इंटरचेंज ही तो किए गए हैं, 6 2 3 है ना। सबकी लेंथ क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ बी वेक्टर निकालोगे, वो भी क्या आएगी, 1।
और लेंथ ऑफ सी वेक्टर निकालोगे बच्चों वो भी क्या आएगी 1। अब हमारे को एक चीज़ और प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में, कि तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट करेंगे वो भी 0 आएगी, बी डॉट सी करेंगे बच्चों वो भी 0 आएगी, और सी डॉट ए करेंगे वो भी क्या आएगी 0। तीनों प्रूव करना है अपने को, ठीक है। मैं एक पार्ट प्रूव करके दिखा दूं आपको। देखो पार्ट 1 मैं आपको एक पार्ट प्रूव करता हूँ, क्या ए डॉट बी को 0 प्रूव करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, या तो आप इसको पूरे वेक्टर को 2/7 3/7 प्लस 6/7 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं 2/7, इसमें आई का कोफिशिएंट कितना बनेगा 3/7 है ना। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है 3/7, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट बनेगा -6/7, प्लस यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है 6/7, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 2/7। अब देखना मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, 6/49, और 6 3 जा 18 माइनस के 18/49, और 6 2 जा 12 प्लस के 12/49। 49 जब आप एलसीएम लोगे ऊपर क्या आ गया 6 माइनस 18 प्लस 12, 6 और 12 18, 18 में से 18 गया बच्चों 0, ये क्या आ गया 0। ए डॉट बी 0 आ गया, तो आप कह सकते हो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सिमिलरली दूसरे प्रूव कर दोगे ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तीनों पार्ट प्रूव करने, मैंने एक प्रूव करके दिखा दिया, बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, डॉट प्रोडक्ट 0 ही आनी है, क्योंकि शो ही करना है तो इसका मतलब आएगी डॉट प्रोडक्ट तो 0। अब देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपसे, फाइंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड लेंथ ऑफ बी वेक्टर। आपको दोनों वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, इफ का मतलब गिवन है ये चीज इक्वल टू 8 है, और ए वेक्टर की जो लेंथ है ना वो बी वेक्टर की लेंथ का 8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बच्चों 8 टाइम्स है। पहले तो है ना आप इन दोनों में एक रिलेशन मान लो, लेट कर लो। देखो जैसे छोटी क्लासों में अपने को a इज इक्वल टू 8 भी दिया होता था तो हम b को x मानते थे, तो 8 a कितना होता था 8x हो जाता था। यहाँ पे आप b वेक्टर की लेंथ को x मान लो, क्योंकि लेंथ एक नंबर होता है और नंबर को हम क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं ना। b वेक्टर की लेंथ को x मान लिया, क्योंकि ये बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा है ना, a वेक्टर की लेंथ, इसको x y नाम दे दो। b वेक्टर की अगर लेंथ को x मानोगे तो a वेक्टर की लेंथ को आप नहीं मान सकते, ये क्या करोगे फिर इसको 8x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी वेक्टर है। लिख दिया मैंने। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अपने को ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ दोनों निकालनी है, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको ये दे रखा है इसके इक्वल 8, और मैंने आपको बता रखा है इसका तो डायरेक्ट तरीका बता रखा है ना मैंने, जैसे एलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, ये तो एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। अगर वेक्टर की बात करें तो इसमें ऊपर वेक्टर लग जाता है बस, और बीच में क्या लग जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला भी यही होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, बट ए का मतलब हो जाता है लेंथ ऑफ ए स्क्र और बी का मतलब लेंथ ऑफ बी स्क्र है ना। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, लेंथ ऑफ ए स्क्र माइनस लेंथ ऑफ बी स्क्र इक्वल टू 8। अब आप मेरे को बताओ ये चीज काम आएगी ना। देखो लेंथ ऑफ ए कितना है 8x, तो ये क्या होएगा आपका 8x का स्क्वायर हो गया, और लेंथ ऑफ बी को आपने क्या माना x माना, तो ये x का स्क्वायर हो गया। ये कितना होता है 64x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 63x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 8/63, या आप कह सकते हो x कितना आ गया 8/63 का अंडर रूट, 8 का भी अंडर रूट। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी x क्या है बच्चों p वेक्टर की लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा 8 को आप लिख सकते हो 2√2, 63 को आप 9 × 7 तो लिख ही सकते हो, 9 × 7 का मतलब 9 का अंडर रूट बाहर, ये आपका आ गया है ना 2√3/3√7, तो इसमें 2√2 सॉरी ऊपर √3 नहीं है, ऊपर बच्चों क्या है ये 2 है ना 2√2, ये 2√2 है। ये तो x की वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों x की। आपसे पूछा क्या गया था दोनों वेक्टर की लेंथ, तो p वेक्टर की जो लेंथ है वो तो हमने x मानी थी, यानी कि वो तो यही आ गई 2√2/3√7 है ना। और a वेक्टर की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, देखो 8x है ना, तो यानी कि 8 इंटू में दिस वैल्यू, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 8 2 16, 16√2/3√7, बस ऊपर 2 है, 2 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, ये दोनों की क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको प्रोडक्ट इवेल्युएट करनी है सिर्फ ये, तो 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट करनी है आपको 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। क्या करो पहले 3a वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो किससे, इस पूरी ब्रैकेट से, यानी कि 2a वेक्टर प्लस में
7 बी वेक्टर जैसे छोटी क्लासों में करते हैं। फिर -5 बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो बच्चों किससे, 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर। बस बीच में डॉट का निशान लगाना है। वहाँ पे डॉट का मतलब सिंपल मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डॉट का मतलब आपको पता है a डॉट b वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है। देखो 3 2 जा कितना होता है 6, और फिर क्या लिखेंगे हम a डॉट a, स्टार्टिंग में इसको a डॉट a लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 7 जा कितना होता है 21, और a डॉट b, देखो a डॉट b लिख दो b डॉट a लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि एक नंबर होता है वो, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया 12th क्लास में आके भी, ये माइनस का साइन है ना, तो 5 2 जा कितना होता है 10, माइनस का 10, और b पहले है तो पहले b लिखा करो, फिर a, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 7 जा कितना होता है 35, और ये क्या होगा बच्चों आपका b डॉट b। बस अब क्वेश्चन खत्म। 6 a डॉट a क्या होता है, लेंथ ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, प्लस अब देखो ये 21 a डॉट b है, ये माइनस के 10 b डॉट a को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना a डॉट b लिख दो, और ये क्या है बच्चों लेंथ ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिख देना कि a डॉट b और b डॉट a दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल है। तो देखो 6 लेंथ ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, इसको पहले 35 को लिख दूं, एक ही बात आगे पीछे करके लिख दो, और 21 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस के क्या आएंगे 11 a डॉट b। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है। 8th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोलता है आपसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको गिवन है कि इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम है तो बताओ कितना कितना है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले तो आप ये लिखो, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी है बच्चों ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, यानी कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों क्या है आपस में इक्वल। a डॉट b कितनी दे रखी है बच्चों आपको 1/2 दे रखी है ना, एंड एंगल बिटवीन थीटा कितना दे रखा है आपको 60, वेयर थीटा को डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं थीटा थोड़े है, वेयर थीटा इज द, थीटा को हम क्या मान के चल रहे हैं एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। सारी चीजें लिखो अच्छे से मैनेज करके, ये हो गया। अब अपने को बच्चों क्या फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों अपने को a वेक्टर और b वेक्टर की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ a वेक्टर एंड लेंथ ऑफ b वेक्टर। और आप मेरे को एक बात बताओ, दोनों क्या है, ये तो इक्वल है, दोनों इक्वल है तो एक चीज आप क्या कर लेना फाइंड कर लेना, दूसरी हो जाएगी लेट कर लो। वही a वेक्टर की लेंथ तो एक नंबर होता है, इसको क्या मान लिया करो बच्चों x, क्योंकि x मानने से ये बार बार लिखना क्या होता है कंफ्यूजिंग लगता है बच्चे को, इसलिए आसान हो जाता है। अब देखो सॉल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट का कहीं पे भी जिक्र आ जाए, थीटा भी साथ में है, तो हम क्या लिखेंगे वही कोस थीटा का फॉर्मूला, वी नो दैट अपना फॉर्मूला क्या होता है, या तो सीधा लिख दो a डॉट b का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ ऑफ a वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ b वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। वैल्यू लिख दो, सारी की सारी वैल्यू पुट करो बच्चों। a डॉट b क्वेश्चन में कितनी दे रखी है देखो 1/2, लेंथ ऑफ a वेक्टर को हमने क्या माना x, लेंथ ऑफ a वेक्टर अगर x है तो यही तो लेंथ ऑफ b वेक्टर होगी, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर की लेंथ है ना, गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो ये भी x है और ये भी x है, और कोस थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60, कोस थीटा कितना है कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 1/2 होती है, तो 1/2 से 1/2 कट गया, इधर 1 बच गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर x कितना आ गया बच्चों 1। x प्लस माइनस 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x को हम क्या मान रहे हैं बार बार लेंथ ऑफ a वेक्टर, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x कितना आ गया 1, x 1 का मतलब बच्चों a वेक्टर की लेंथ भी 1 आ गई, तो b वेक्टर की लेंथ भी कितनी आ गई 1। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आपको निकालनी थी ना इन दोनों की लेंथ, निकाल दी कितनी आ गई 1। अच्छा लास्ट में आप एक चीज लिख भी देना, दैट इम्प्लाइज a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये लिख दोगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, क्योंकि लेंथ 1 आ गई तो इसका मतलब आप इनको यूनिट वेक्टर बोल सकते हो, तो बता दो। अब ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको x वेक्टर की लेंथ निकालनी है फॉर ए यूनिट वेक्टर a वेक्टर, तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि a एक यूनिट वेक्टर है, a वेक्टर की लेंथ कितनी है बच्चों 1, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बच्चों फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ x वेक्टर। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये रिलेशन दे रखा है, देखो x माइनस a डॉट x प्लस ए, देखो बार बार मैं एक ही चीज आपको बताता हूँ बच्चों, ये वही फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे सेकंड वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, यही तो है। अब बताओ आप मेरे को, ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपको कितनी दे रखी है 12, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या है कि बताओ ए वेक्टर की लेंथ, और ए क्या है कि यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। यहाँ से लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 12 + 1 यानी कि 13, लेकिन अपने को तो लेंथ ऑफ एक्स वेक्टर निकालनी है, क्या आ जाएगा √13। फिर वही बात बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो 10th क्वेश्चन बच्चों, 10th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बिल्कुल आसान है। जो मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है ना, बस वही यहाँ पे यूज करना है। जो भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो उनकी डॉट प्रोडक्ट को आप क्या रख दो 1 रख दो, बस चाहे कोई भी दो वेक्टर हो, चाहे वो a + b और b + c हो, कुछ भी हो। ये आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, आर सच दैट दिस वेक्टर, देखो बच्चों ये पूरा एक वेक्टर ही होगा है ना, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, 2 है 3 है 4 है ऐसे, तो ये वेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, गिवन ये है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, ये गिवन है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जो एक वेक्टर आएगा उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किससे, c वेक्टर से, तो वो क्या आएगी 0 आएगी। बताओ इतना तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा इसको है ना यहाँ से आगे सोल्व कर लो, ये गिवन है आपको। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, a की डॉट कर दो c से, यहाँ पे a की डॉट कर दो किससे, c से, प्लस लैम्डा तो कांस्टेंट होता है, और b की डॉट कर दो किससे, c से, ये क्या है आपको 0 गिवन है, तो बस बाकी सब कुछ आपको गिवन है। a डॉट c, यहाँ पे क्या है बच्चों a डॉट c, ये रहा a वेक्टर, ये रहा c वेक्टर, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते आप। देखो कितनी आ गई 2 × 3, ध्यान से देखना, i का कोफिशिएंट i से ही मल्टीप्लाई होगा, j का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बच्चों 2 और यहाँ कितना है 1, k का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे तो 0 है ना, 0 k, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों आपका a डॉट c आ गया है ना, आ गया, प्लस लैम्डा इंटू b डॉट c। अब b डॉट c कहाँ से आएगा, ये रहा b वेक्टर और ये रहा c वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। देखना 3 × -1 यानी कि -3, j का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यानी कि प्लस का 2, और k का कोफिशिएंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको बच्चों 0। तो देखो यहाँ से कोई भी बच्चा लैम्डा निकाल सकता है। 2 3 जा कितना आ गया 6, 6 और 2 8, और ये कितना आ गया बच्चों आपका -1, तो ये माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा उधर आके क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये स्टेप पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, खत्म क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। शो करना है आपको कि दिस वेक्टर, ये पूरा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, पहले तो लिखा करो है ना, जब लिखते हो ना आप चीजें तो आपको भी मजा आता है कि आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। प्रूव अपने को ये करना है, देखो लेंथ ऑफ ए वेक्टर, देखो लेंथ ऑफ ए वेक्टर एक नंबर होता है ना, इनटू बी वेक्टर, मतलब कि बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक स्केलर नंबर से, और वो स्केलर नंबर क्या है ए वेक्टर की लेंथ, या और प्लस में बी वेक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर को, ये पूरा एक वेक्टर निकल के आएगा बच्चों। ये क्या निकल के आएगा, एक वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर है किसके, इस वेक्टर के, यानी कि वेक्टर यही है, बस बीच में प्लस की जगह क्या है माइनस का साइन है, बीच में प्लस की जगह बच्चों माइनस का साइन है। ये अपने को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और किन्हीं भी दो वेक्टर को आप अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया है, उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो है ना। क्या प्रूव कर दो बच्चों, उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो। तो कंसीडर करके चलें, इनकी एक ये वेक्टर है और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बच्चों, बीच में साइन बस माइनस का लगा दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये दो वेक्टर लिख के एज इट इज मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ इनकी मैं। डॉट प्रोडक्ट देखो वही कैसे निकालते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, करो इसको एज इट इज लिख लो, जो है ना वैसे ही लिख लो, इसकी डॉट प्रोडक्ट करो इस पूरी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लिख लो एज इट इज, ये होगी। फिर बीच में प्लस का साइन डालो और फिर क्या लिखोगे आप, ये वाला वेक्टर लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे बच्चों इस ब्रैकेट से, यानी ये ब्रैकेट एज इट इज फिर से कॉपी कर दो, आपको बस फोटो कॉपी करनी है इसकी यूं की यूं। और ये क्या है बच्चों, सॉरी ए वेक्टर लिखना चाहता हूँ मैं लास्ट में,
आपको भी ध्यान देना है क्योंकि लिखने में किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो बताओ। देखो ये ए वेक्टर इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करोगे, पहले ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर की लेंथ है तो ये ए वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी डॉट बी हो जाएगा ना, माइनस फिर ये देखो ये क्या आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो इन दोनों की क्या आ जाएगी, डॉट आ जाएगी। ये आ गया। अब बताओ, अब सेकंड पार्ट प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा देखो, लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा आपका ए डॉट बी आ जाएगा, और माइनस ये क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों ए डॉट ए, और ए डॉट ए चलो एक बार ए डॉट ए लिख देता हूँ, ठीक है ये हो गया। अब बताओ ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी डॉट बी क्या होता है, लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर होता है ना। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि सेम ही तो है। देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की लेंथ, और ए डॉट बी लिख दो चाहे बी डॉट लिख दो एक ही बात होती है, और ये क्या है बताओ, लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए डॉट ए क्या होता है, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। अब बताओ ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों तो इक्वल है, कट गई, क्या आ गया जीरो, ये क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई, जीरो। और यही हमारे को प्रूव करना था, क्योंकि दो वेक्टर की मैंने, इन दो वेक्टर की, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट को अगर मैंने जीरो प्रूव कर दिया तो ये वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बस क्वेश्चन आसान था। कैलकुलेशन देखना चाहता है एग्जामिनर आपकी कि कैलकुलेशन आपकी कितनी अच्छी है। अब ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिन बच्चों को बिल्कुल डीपली नॉलेज होगी ना वेक्टर की, जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार अच्छे से सुन लो। मैं कहता हूँ पूरे वेक्टर का, चाहे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो चाहे कोई एग्जाम्पल हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका मीनिंग आपको समझना है। हर तरीके का क्वेश्चन यानी कि मैंने आपको करवाया है, सबके सब कॉन्सेप्चुअल। ये कहता है ए डॉट ए जीरो है और ए डॉट बी भी जीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। कहता है ऐसे केस में अगर ये कंडीशन होती है तो बताओ बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब कि बी वेक्टर कैसा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। गिवन क्या है अपने को क्वेश्चन में बताओ, गिवन दो चीजें हैं, एक तो कहता है ए डॉट ए जीरो है और एक बच्चों कहता है ए डॉट बी क्या है, जीरो है। ध्यान से सुनना। अब अगर ए डॉट बी बच्चों जीरो है, ए डॉट ए, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बोलते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए वेक्टर की लेंथ क्या है, जीरो, और किसी भी वेक्टर की लेंथ जीरो कब होती है, जब वो वेक्टर खुद एक जीरो वेक्टर होता है, मतलब कि आई जे के कोफिशिएंट जीरो जीरो होते हैं। दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर। बताओ इस पहली कंडीशन से क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। अब मैं आता हूँ इस दूसरी कंडीशन पे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन जो दे रखी थी मेरे को ए डॉट ए जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा, है ना। दूसरी कंडीशन में कहता है बच्चों ए डॉट बी जीरो वेक्टर है, ए डॉट बी सॉरी जीरो है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर आता है। एक बात बताओ, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है और यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ये एक जीरो वेक्टर है, ये क्या है, एक जीरो वेक्टर है। तो आप मेरे को बता दो बी वेक्टर कैसा होना चाहिए। एक बच्चा कहेगा सर मैंने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है टीचर से कि अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, दो नंबर की मल्टीप्लाई मेरे को जीरो लेके आनी है और टीचर कहता है बेटा ये ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी क्या है, जीरो है, तो बताओ बी को क्या लिखूं। टीचर मेरे से ये पूछ रहा है कि जीरो इंटू बी अगर जीरो है तो बताओ बी को क्या लिखूं। मेरे को पता है कि मैडम बी को कुछ भी लिख दो, आप जो आपका मन करे ना वही लिख दो। क्यों, यहाँ पे जीरो बैठा हुआ है। जीरो कहेगा बेटा अगर बी को वन लिख दोगे तब भी मैं इसको जीरो बना दूंगा, टू लिख दोगे तब भी जीरो बना दूंगा, -3 लिख दोगे तब भी जीरो बना दूंगा। ये वही कहानी है कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है और ए वेक्टर कहता है मैं तो जीरो वेक्टर हूँ, है ना। ये चीख चीख के देखो यहाँ से कह रहा है कि मैं तो क्या हूँ, जीरो वेक्टर हूँ, चाहे बी को कुछ भी रख दो, मैं अगर जीरो हूँ तो ए डॉट बी को मैं जीरो बना दूंगा पक्का, है ना। दैट वेयर ए वेक्टर क्या है बच्चों, एक जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर तो एक जीरो वेक्टर है। सो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। इस दुनिया में जितने भी वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से बी वेक्टर चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ए वेक्टर क्या है आपका, एक जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर से कर दो वो जीरो ही आनी है। तो बी वेक्टर के ऊपर क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, बी एक फ्री वेक्टर है, कुछ भी हो बी वेक्टर, चाहे आई हो चाहे जे हो चाहे के हो चाहे 2i+3j हो। तो इसने पूछा था व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर, तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया ना, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बी वेक्टर। क्यों,
जब तक हम कहेंगे ए वेक्टर बैठा है साथ में बी वेक्टर के जो कि एक जीरो वेक्टर है, तो बी वेक्टर को आप कुछ भी पुट कर लो, हमारा आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी जिंदगी में। तो बी वेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी एक वेक्टर हो सकता है। आ गया क्वेश्चन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात मैं बार बार जो आपको बताता हूँ कि अगर आपको निकालनी है, देखो इसकी वैल्यू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आप एक मेरे को फॉर्मूला बता दो। एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछता हूँ, छोटी क्लास से 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये अलजेब्रा का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा से कर रहे हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। अगर यही फॉर्मूला हम वेक्टर में अप्लाई करें, मैंने आपको सिखा रखा है पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब चीज़ें बताई है मैंने, ठीक है। अगर वेक्टर में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज यही चीज़ें, जहाँ पे अकेला a है ना तो वो तो लेंथ ऑफ a स्क्वायर हो जाता है ना, लेंथ ऑफ a स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ b स्क्वायर लेंथ ऑफ, और जहाँ पे डबल डबल आ जाते हैं वो डॉट प्रोडक्ट आ जाते हैं, 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c और प्लस 2c डॉट ए होता है ना। और आप ये बताओ मेरे को, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, मतलब कि a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, इनका सम। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो मतलब बात बन जाएगी। कहने का मतलब कुछ ऐसा ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कहाँ से हिंट मिलेगा आपको, ये चीज़ क्या दे रखी है, जीरो भी दे रखी है ना। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, सॉल्यूशन में हिंट मिलेगा जरूर क्वेश्चन से, ये नहीं है कि प्योर रट्टा है, लेकिन कुछ चीज़ें डिपेंड करती है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपको क्या दे रखा है, जीरो वेक्टर दे रखा है। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। या स्क्वायर क्यों, वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते ना, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है ना। वेक्टर का स्क्वायर का मतलब बच्चों उसकी लेंथ का ही स्क्वायर होता है, मतलब कि दोनों तरफ मैं ऐसे कर देता हूँ ना, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो जीरो वेक्टर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही रहना है ना। मैं ऐसा किया क्यों मैंने, क्योंकि ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, ये क्या होता है, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर बच्चों, ये आपका क्या होगा, इसकी लेंथ का स्क्वायर होगा ना, इसकी लेंथ का स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर ही होता है। क्यों क्यों स्क्वायर होता है बताओ आप मेरे को, क्योंकि ये बच्चों इसको आप ऐसे लिखोगे ना, a प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ, यानी कि मैंने a प्लस बी प्लस सी वैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बल्कि आप ऐसा कहो ना, मैं कहता हूँ इसको मत करो, क्योंकि ये स्टेप है ना मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में दोनों तरफ हम एक नंबर से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो नॉन जीरो वैक्टर हो। लेकिन यहाँ पे ये वैक्टर तो क्या है, जीरो वैक्टर है ना, ये वेक्टर तो क्या है बच्चों, जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर है ना, ये भी हटाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, कंसीडर करके चलेंगे हम, क्या करके चलेंगे बच्चों, कंसीडर। कंसीडर हम कुछ भी करके चल सकते हैं, सही होनी चाहिए मैथमेटिकली। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है ना, और ये आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने देखो साइड में लिख रखा है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी और प्लस 2c डॉट ए होता है ना। अब आप मेरे को ये बता दो कि a प्लस बी प्लस सी वैक्टर तो क्या दे रखा है, जीरो वेक्टर दे रखा है, और जीरो वेक्टर की लेंथ क्या होती है, जीरो ही होती है, तो मतलब ये तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, a b c तीनों क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। ध्यान से देखो, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 होएगी इसकी लेंथ भी 1, सी वेक्टर की लेंथ भी 1, और इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। एक दो लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप स्टार्टिंग का समझ आना चाहिए। हो गया, ये तो जीरो है, ये क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये तो निकालना ही आपको। अब बताओ ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, -3/2 आ गया। यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको बच्चों निकालना था, इसका आंसर निकालना था। कितना आ गया इसका आंसर, -3/2। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर बस इसका क्या करना है, इसकी लेंथ का स्क्वायर कंसीडर करके चलना है। जैसे हम लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कंसीडर करके चलते हैं ना, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर लेंथ ऑफ बी वेक्टर प्लस 2a डॉट बी, वैसे ही मैं ये कंसीडर करके चला हूँ, क्योंकि मेरे को ये क्या दे रखा है, जीरो वेक्टर, और ये मेरे को चाहिए, तो मेरे को पता लग गया कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला मेरे को यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान था।
अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कि कंसेप्ट क्या कहता है। कहता है अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से जीरो हो जाए एक, आइदर आइदर का मतलब कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। इफ का मतलब ये हमसे पूछ नहीं रहा, ये हमारे को बता रहा है। कहता है अगर ए वेक्टर जीरो हो जाए या बी वेक्टर जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। और हमारे को पता ही है दोनों में से अगर कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, जीरो। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई यूर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये कहता है कि मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी, लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है सच्चा हो। कन्वर्स का मतलब ये होता है अगर आपको कोई कहे कि दो वेक्टर ऐसे हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या उन दोनों में से किसी एक वेक्टर का जीरो वेक्टर होना जरूरी है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों आपको कितनी बार मैं ये बता चुका हूँ कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना हो, अगर मान लो 90 हो, क्या इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आती? आती है ना डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्या ये जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आई थी तो इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये भी नॉन जीरो हो सकता है, ये भी नॉन जीरो हो सकता है ना। यानी कि अगर दोनों में से एक जीरो हो गया तब तो डॉट पक्का जीरो आएगी, लेकिन डॉट अगर जीरो आती है तो दोनों में से एक जीरो होगा, ऐसा सच नहीं है। हाँ, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं ऐसे दो वेक्टर के आपको एग्जांपल लेके दिखाना चाहता हूं कि जो दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। मैं कहता हूं एक नहीं, मैं हजारों एग्जांपल ऐसे आपको लेके दिखा दूंगा। और ये यही तो कहता है जस्टिफाई करो अपनी बात को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी कि आप कह तो दिया कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन जस्टिफाई करो, मतलब कि मेरे को सेटिस्फाई करो कि कैसे। मैं कहता हूं मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से अभी प्रूव कर दूंगा। वी टेक एग्जाम्पल ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। हम दो नॉन जीरो वेक्टर्स के एग्जाम्पल लेंगे, है ना, नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए डॉट बी क्या आ जाए बच्चों, जीरो। यही तो प्रूव करना है कि हम तो ऐसे नॉन जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल लेके दिखा दें कि जिनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है लेकिन वो उनमें से वेक्टर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ आप अपनी मर्जी से कैसे मानोगे कि दो ऐसे वेक्टर जो खुद जीरो वेक्टर ना हो लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो बच्चों, जीरो। सबसे आसान काम। मैं कहता हूँ एक वेक्टर को आई वेक्टर मान लो और एक वेक्टर को जे। भाई आई डॉट जे क्या होती है, जीरो। क्यों? आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो मतलब इनकी डॉट क्या आएगी, जीरो। अच्छा, आई वेक्टर को मैं और भी आपको मान के दिखाऊंगा, ये तो सबसे आसान मान रहा हूँ। एक को आई मान लो, एक को जे, जे मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो। आई का मतलब क्या होता है, 1i प्लस 0j प्लस में 0k। ये तो मैं सबसे आसान वेक्टर आपको मान के दिखा रहा हूँ। जे का मतलब क्या होता है, 0i प्लस 1j प्लस में 0k। इनमें से बताओ क्या ए वेक्टर यहाँ पे जीरो वेक्टर है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसकी लेंथ आप निकालोगे तो क्या आएगी, 1 आएगी, तो जीरो वेक्टर थोड़ी है। ए वेक्टर आपका क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। और इसी तरह से बच्चों ये जो बी वेक्टर है ना, ये भी आपका नॉन जीरो वेक्टर है। लेकिन बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करना, आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो? डॉट प्रोडक्ट में बच्चों दोनों वेक्टर में आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा। 1 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे, ऊपर वाली 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे, तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। ए डॉट बी, आपको ये भी पता है बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो उनकी डायरेक्शन में कोई भी आप वेक्टर लेके उनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 0 ही आएगी, है ना। आगे तो हमने ऐसे दो वेक्टर के एग्जाम्पल दे दिए जो खुद 0 नहीं है लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, 0। और यही तो क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि ऐसे दो वेक्टर के एग्जांपल लेके दिखा दो जो खुद दोनों में से कोई भी 0 ना हो लेकिन डॉट उनकी क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक तो ये एग्जांपल है। मैं कहता हूँ ये आई जे के तो आप ले ही सकते हो, एक को आई मान लो, एक को के, या एक को के मान लो, एक को जे। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल, मैं तो हजारों एग्जाम्पल बना दूंगा, ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो पेपर में आ गया तो आप आई जे के का एग्जाम्पल ले लो ताकि कोई भी मुश्किल आपको ना आए। मैं कहता हूँ दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको मान लो i प्लस जे प्लस में मान लो 3k मान लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को दूसरा वेक्टर ऐसा बनाना है कि इससे डॉट 0 आ जाए, है ना। i को बच्चों आप माइनस आई कर दो, बताओ इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1। इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई क्या, मान लो -2 कर दो आप, है ना, -2। तो -1 -2 -3 होते हैं, तो यहाँ पे +3 यानी कि 1k लिख दो। अब बताना a डॉट बी कितनी आएगी, a डॉट बी 1 × -1
ऊपर वाला 1 इंटू -2, ऊपर वाला 3 इंटू 1, देखना -1 -2 प्लस 3 आ गई ना 0। मैंने दो ऐसे एग्जाम्पल आपको लेके दिखा दिए बच्चों जो खुद 0 नहीं है लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। तो चाहे ऐसे एग्जाम्पल ले लो, अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो बच्चों आई जे के एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, ये हो गया। आप और मान लो, लेट कर लो, ए वेक्टर को आप क्या मान लेना, जे वेक्टर मान लो, और बी वेक्टर को बच्चों क्या मान लो, के वेक्टर मान लो। जे का मतलब क्या होता है 0i प्लस 1j प्लस में 0k, और के वेक्टर का मतलब क्या होता है 0i प्लस 0j प्लस में 1k। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट बच्चों आप करोगे वो क्या आएगी, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगी। लेकिन ये वेक्टर क्या है बच्चों, नॉन जीरो वेक्टर है, और ये भी क्या है नॉन जीरो वेक्टर। क्या होता है जहाँ पे आई जे के तीनों के कंपोनेंट क्या हो बच्चों 0, वो जीरो वेक्टर होता है। ये मत सोच रहे ना कि ये जीरो वेक्टर है, एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट जीरो हो सकते हैं, तीनों अगर मान लो एक साथ जीरो ना हो तो उसको नॉन जीरो वेक्टर ही बोलते हैं। तो कितने भी एग्जाम्पल मेरे से ले लो, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि जो खुद वेक्टर क्या हो नॉन जीरो, लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। क्यों, वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना इस दुनिया में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये तो। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द एंगल ए बी सी, आपको एंगल ए बी सी निकालना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लाइन लिख रखी है ये एग्जाम में नहीं लिखी आएगी, तो मैं आपको समझाता हूँ कि एंगल ए बी सी कौन सा होगा। देखो आप ट्रायंगल बना लो, आपने मान लो ट्रायंगल बना ली, नाम दे दिए वर्टिसेस को ए बी सी। आपको एंगल ए बी सी निकालना है। बताओ एंगल ए बी सी कौन सा होता है। बचपन में अपने को सिखाया जाता है कि जो वर्टेक्स बीच में होता है उसके ऊपर एंगल निकालना होता है ना। ये एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, देखो ये इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, है ना। बी से लेके कौन से दो वेक्टर पास हो रहे हैं बताओ, बी से लेके एक तो सी और एक बी से लेके बच्चों क्या ए। मतलब कि कई बच्चे इस चीज को समझते नहीं, वो है ना ए बी और बी सी ले लेते हैं। नहीं बच्चों, ए बी बी सी नहीं, जिस वेक्टर के ऊपर, जैसे मैंने आपको ये बताया था जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो क्या है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल यानी कि इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए सेम। ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर और बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, अंदर नहीं आनी चाहिए डायरेक्शन, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और ये बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है तो कहलाएगा वो एंगल बी, यानी कि एंगल ए बी सी। समझ गए आप बात। बस आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, नहीं तो और भी इसकी बहुत सारी डिटेल है कि अगर आपको मान लो आपको सी बी वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो सी से लेके बी को आपको आगे क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर ये वाला एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन इतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतनी चीज़ें आपकी सिलेबस में है नहीं। वो बात है किसकी, इंजीनियरिंग की, जेडबल का जो एग्जाम होता है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए यहीं तक छोड़ता हूँ कि आपको ये एंगल निकालना है। क्या लिखोगे बच्चों, एंगल ए बी सी जो है बच्चों वो किस किस के बीच का एंगल है बताओ, बी सी वैक्टर और बी ए वैक्टर, मतलब बी से ही स्टार्ट करना है आपको। एंगल बिटवीन बी सी वैक्टर एंड बी ए वेक्टर, यही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पेपर में ये आपको कोई नहीं देगा लिख के, आपको समझाने के लिए है, ये तो बुक है ये, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को पता है किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अपने को एंगल निकालना हो तो वो तो बहुत आसान रूल है, अपने को पता ही है। बी सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इनको लेंथ से क्या कर देंगे डिवाइड। बी सी वेक्टर निकाले, पहले अपना काम है क्या निकालना, बी सी वेक्टर। अब बताओ बी सी वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट आपको तीनों दे रखे हैं, ए, ये बी है, ये सी है, तो बी सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, सी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो बताओ कैसे निकलेगा, जीरो में से क्या माइनस करेंगे हम, -1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 आई। फिर 1 में से बच्चों 0 माइनस करेंगे, 1 - 0 j। फिर 2 में से 0 माइनस करेंगे और ये क्या आ जाएगा आपका k, तो ये क्या आ गया आपका i, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस के j और प्लस के 2k। ये क्या आ गया हमारा बी सी वैक्टर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, बी ए वैक्टर। बस ध्यान रखना ए बी और बी ए वैक्टर में आपको पता है माइनस का फर्क आ जाता है, तो बी ए वैक्टर ही निकालना है आपको। बी ए वैक्टर का मतलब ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस, है ना, बाद वाले में से पहले वाला माइनस, यानी कि ए माइनस बी करेंगे तो 1 - -1 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या होएगा आपका 2 - 0 हो जाएगा और यहाँ 3 - 0 हो जाएगा। क्या आ गया ये 2i + 2j + के 3k। अब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ
इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल अपने को बहुत आसानी से निकालना आता है। कोस थीटा या फिर सॉरी कोस थीटा, थीटा क्यों, यहाँ पे तो जब अपने को सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल ए बी सी चाहिए अपने को, तो इन दो के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं बताओ। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ऊपर बी सी डॉट पी ए, और नीचे क्या होता है लेंथ ऑफ बी सी इंटू लेंथ ऑफ पी ए, ये निकाल लो। बी सी डॉट पी ए, इन दोनों वेक्टर की बच्चों डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या है 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू और प्लस 2 इंटू 3, और नीचे दोनों वेक्टर की अलग अलग लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले वेक्टर की लेंथ 1 प्लस 1 प्लस 4, और इसकी क्या आएगी बच्चों 4 प्लस 4 और प्लस में कितनी आ जाएगी 9। ऊपर आ गया 4 और 6 कितना आ गया 10, नीचे ये आ गया बच्चों √6, और ये कितना आ गया आपका 17 आ गया, क्या ये आ गया आपका 17। तो 10 डिवाइड बाय ये क्या आ गया 102, ये तो कोस, ये एंगल ए बी सी आ गया ना, ये क्या आ गया, अच्छा एंगल ए बी सी नहीं आता, ये क्या आता है कोस ऑफ दिस एंगल आता है ना, जैसे थीटा होता है तो कोस थीटा आता है, लेकिन अपने को तो एंगल ए बी सी निकालना है। एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 102, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन आसान था, बस इसमें मैं यही बात बताना चाहता हूँ, बी के ऊपर अगर एंगल निकालना चाहते हो तो इसको आपको इनिशियल पॉइंट मानना है। बी से पास होने वाले दो वेक्टर कौन से हैं, बी सी और बी ए। ऐसे ही अगर आपको ये वाला एंगल निकालना होता है एंगल ए, तो आप क्या करते बताओ, ए से पास होने वाले दो एंगल ए बी और ए सी, तो उस तरीके से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, बस आसान क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, कोलिनियर वाला तो मैंने आपको क्वेश्चन बता ही रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना या वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना। बताओ कौन कौन से दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे। मैं ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे तो कितने भी करवा लो आप, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स में एक मेथड तो ये है बच्चों, आप तीनों वेक्टर की लेंथ निकाल लेना, ए बी प्लस बी सी, अगर मान लो वो सी ए वेक्टर की लेंथ के इक्वल आ जाए। अच्छा जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए आए, हो सकता है कि किन्हीं भी दो का, हो सकता है आपका ए बी वेक्टर की लेंथ प्लस सी ए वेक्टर की लेंथ वो इक्वल आ जाए बी सी वेक्टर के, है ना, या हो सकता है बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी वेक्टर की लेंथ के आ जाए, मतलब किन्हीं भी दो लेंथ वो तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए उनका सम, तब ये क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। मेथड 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 पॉइंट से आप दो वेक्टर बना लो, है ना, एक ए बी वेक्टर बना लो, एक मान लो बी सी वेक्टर बना लो, एक ए बी बना लो बच्चों, एक बी सी, है ना, एक इन दोनों से एक इन दोनों से, मैं कहता हूँ कोई दो बना लो, ए बी बी सी बना लो, ए बी ए सी बना लो। अगर ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए, इफ दीज आर कोलिनियर, आज के लेक्चर में ही एग्जाम्पल देख लेना मैंने करवाया हुआ है, देन अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर हो गए तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर हो जाएंगे। बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना आगे। सेकंड वाला मेथड थोड़ा छोटा पड़ता है ना, ये कर लेना। 17th क्वेश्चन देखो, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस कैसे प्रूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने किया ही है, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये तीनों क्या है बच्चों, ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको। मान लो ये ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, ये ए जो है ना, ये वाला वेक्टर जो है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। शो दैट द वेक्टर्स दिस आर फॉर्म द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है बच्चों, ये यानी कि साइड को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये वेक्टर जो है ये इनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें चीज, ये वाली, और ये क्या है i माइनस के 3j और माइनस के 5k, और ये वेक्टर क्या है बच्चों आपका 3i माइनस 4j और माइनस के 4k। ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो आप मेरे को बताओ, एक मेथड तो मैंने बता रखा है कौन सा, कि तीनों आप क्या निकाल लो, वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर निकालो। इसके भी दो मेथड है, एक मेथड तो हम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कर ही चुके हैं, तो वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा पता लगेगा कौन सा मेथड लगाना है। आप अपने एक मेथड के ऊपर तो बने रहो कि क्वेश्चन कब भी आ जाए ये मेथड तो हमेशा हम याद रखेंगे। उसमें हम क्या निकालते थे बच्चों, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता था बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पहले बी वाला लिखो, ये i माइनस 3j माइनस के 5k और बीच में साइन माइनस, फिर ए वाला पोजीशन वेक्टर यानी कि 2i माइनस j और प्लस के k। अब सोल्व कर लो, i माइनस 2i माइनस i, ये क्या आ जाएंगे माइनस के 2j और माइनस के 6k। निकाल लोगे ऐसे, ए बी निकाल लो, फिर क्या निकालोगे बच्चों, बी सी निकालोगे, बी सी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी में से बी, सी का देखो 3i माइनस 4j माइनस के 4k माइनस बी, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चों, i माइनस 3j और माइनस के 5k। इसमें से माइनस करो, ये कितना आ गया आपका 2i माइनस का j और प्लस का क्या आ जाएगा k, ये बी सी वेक्टर आ गया। अब सी ए वेक्टर निकालो, सी ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी,
ए का पोजीशन वेक्टर कितना है 2i माइनस जे प्लस के, और सी का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस के 4k। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2i में से 3i गया माइनस का i, और ये आएगा प्लस के 3j, और ये प्लस के 5k आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, हम तीनों वेक्टर्स की लेंथ निकालते हैं। अब आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर की लेंथ निकालोगे और उसका स्क्वायर भी, क्योंकि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रूट का साइन मत लगाओ। कितना आ जाएगा देखो, 1 + 4 + 36 यानी कि 41। यहाँ से आप बी सी वेक्टर की लेंथ निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 + 1 + 1 यानी कि 6। यहाँ से आप बच्चों सी ए वेक्टर की लेंथ निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 + 9 + 25 यानी कि 35। अब आप खुद देख लो, ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं। ये 41, ये 6, ये 35। 35 और 6 का सम क्या होता है 41, इक्वल आ गया ना। तो हेयर हम क्या लिखेंगे, हेयर लास्ट में आप क्या लिख दो, हेयर पी सी वेक्टर इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर इसकी लेंथ का स्क्वायर, ये ए बी वेक्टर की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये हो जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, यही तो प्रूव करना होता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हुआ ये और लिख दिया करो, एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा। देखो सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है आपकी, ए बी। अगर ए बी सबसे बड़ी साइड है, अगर ये सबसे बड़ी साइड है बच्चों हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल सी रह गया ना, एंड एंगल सी कितना होगा आपका 90 डिग्री। एक मेथड तो ये है ही जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। दूसरा मेथड इसका ये होता है, आप एक बात बताओ, हमने डॉट प्रोडक्ट सीखी। डॉट प्रोडक्ट ये कहती है अगर किन्हीं भी दो वेक्टर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वे दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब बच्चों परपेंडिकुलर ही तो प्रूव करना होता है अपने को। मान लो ये दो वेक्टर है और ये अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। तो आप इनमें से इन तीन वेक्टर में से ये वेक्टर नहीं, आप ये मत समझ लेना कि इसकी डॉट प्रोडक्ट इससे, नहीं बच्चों ये गलती मत कर देना कभी भी। ये जो वेक्टर्स है ना, एक तो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में कि ये साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये इसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है जो मैंने ये बीच में लिखे हैं। साइड्स को तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी वेक्टर, यानी कि ए से लेके बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है ना, ये माइनस करके जो आया है, ये वेक्टर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अपने को साइड के बीच का ही एंगल निकालना होता है, तो यानी अपने को पहले ये ए बी बी सी और सी ए तो निकालने ही पड़ेंगे, ये तो निकालने ही पड़ेंगे नो डाउट ना हो। अब देखो मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं मेथड सेकंड बता रहा हूँ आपको। जब फर्स्ट मेथड यूज कर लो, मैं कहता हूँ एक ही मेथड ध्यान रखोगे ना, उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ए बी बी सी और सी ए तीनों वेक्टर लिखो पीछे से, लेकिन फिर भी आपको सीखना जरूर चाहिए। ए बी वेक्टर क्या है देखो, -1 -2 -6, -1 माइनस के 2 और माइनस के 6, ये हो गया। बी सी वेक्टर क्या है, 2 -1 1, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, ये हो गया। सी ए वेक्टर क्या है बच्चों, ये है आपका 2 -1 और 1, ये सेम है 2 -1 और 1, नहीं माइनस करके ये आया था ना, -1 3 5, -1 3 5, -1 3 और 5। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तीन वेक्टर आ गए और ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें से कोई भी दो वेक्टर, इफ एनी टू वेक्टर्स, any two of these vectors are perpendicular, then triangle ABC क्या होगी, then triangle ABC is a right triangle। बताओ यही तो होती है, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और वही तो राइट ट्रायंगल होती है। तो देखो कोई दो होंगे, मतलब कि पहले मैं सोल्व करना चाहता हूँ ए बी डॉट बी सी निकाल के देखो किन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। वो देखो -1 × 2, -2 × -1, -6 × 1, देखना माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 6, 0 नहीं आ रही, छोड़ दो। फिर बी सी और सी ए की निकालो, है ना, किन्हीं दो की ही डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस पेयर की भी 0 आ जाए, इस पेयर की भी 0। एक ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को ये बताओ, एक ही एंगल तो 90 डिग्री का हो सकता है, तीन कैसे, दो कैसे हो जाएंगे, है ना। एक ही डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, कौन सी आएगी वो देख रहा हूँ मैं। इनकी डॉट प्रोडक्ट करना, इनकी डॉट प्रोडक्ट 2 × -1, -1 × 3 +1 × 5, ये शायद 0 आ गई, -2 -3 +5, क्या आगे 0। अब मैं ये और प्रूव करता हूँ कि तीसरे पेयर की सी ए और ए बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 0 नहीं आएगी। -1 × -1, -2 × 3, -6 × 5, ये तो बच्चों 0 नहीं आएगी। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई, ये डॉट 0 आ गई। इसका मतलब ये जो बी सी वेक्टर है
और जो ये सी ए वेक्टर है ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और दो साइड परपेंडिकुलर है तो ये ट्रायंगल क्या होगी, इज ए राइट ट्रायंगल। अब आप समझ गए मेरी बात, ये क्या होगी बच्चों, राइट ट्रायंगल। और यहाँ से भी आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्टेक्स है जिसके ऊपर 90 बना हुआ है। बी सी सी ए दोनों में कॉमन देखो भाई, बी सी सी ए कैसे बनेगी, देखो ये सी ये बी होगा और ये क्या होगा ए, ये बी सी और ये सी ए, ये दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, एंड एंगल सी क्या होगा 90। जो दोनों में कॉमन पॉइंट होता है ना वो क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है ये वाला। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप एक बात सोचो, आपको ये तीनों वेक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे, तो फिर इससे अच्छा तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही लगा दो कि तीनों की लेंथ निकाल के उनका स्क्वायर निकाल दो, वो बल्कि आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा 3-3 बार कि कौन से दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ मेथड आपको पता होना चाहिए, दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए। अब ये देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कहता है ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, ए, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो स्मॉल ए, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर नहीं है, ए क्या है बच्चों, कोई नंबर है। मैंने आपको बताया भी था ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम चाहे तो ए कैपिटल अल्फाबेट भी लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे ए कितना है बच्चों, ये कोई 2 कोई 3 ऐसा नंबर है। एंड लेमडा क्या है, कोई नॉन जीरो स्केलर है, लेमडा क्या है बच्चों, कोई भी स्केलर है। देन कहता है लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, मतलब कि मैं ये कहता हूँ, ये कह रहा है कि लेमडा ए वेक्टर जो होगा ना वो एक यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। आपको ये पता है कि ये यूनिट वेक्टर होगा कब, जब इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों 1। आप ये जानते हो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसकी लेंथ कितनी होती है 1, लिख दिया मैंने। इफ और ये 1 कब होगी, दोनों का अलग अलग से देखो, लेमडा तो एक स्केलर है, इसके ऊपर अलग से मोड लगा दो, इसके ऊपर अलग से मोड लगा दो, है ना, ये हो सकता है। इफ ये कब ट्रू होगी ये तो अपने को पता ही नहीं है, लेकिन मोड ऑफ ए बच्चों, मोड ऑफ ए तो क्या दे रखा है ए, मतलब कि इस वेक्टर की लेंथ क्या दे रखी है, एक नंबर ए दे रखी है। यहाँ से देखो इफ आपको कंडीशन देख लो, ये यहाँ से निकल के आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ लेमडा, ये क्या आ गया देखो ए इज इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ लेमडा, ये क्या लिख रखी है, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा करेक्ट। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आप अलग से तो निकाल नहीं सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। हमने सारी की सारी एक्सरसाइज कर ली। इसके अंदर आपके जो फॉर्मूले लगे, एक तो कोलिनियर पॉइंट्स वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिनियर पॉइंट वाला, तो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना है ना। फिर राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करना, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करना। फिर क्या सीखा हमने, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना। फिर हमने सीखा परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे प्रूव करते हैं, आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमने क्या प्रूव करी, 0 प्रूव करी। फिर हमने सीखा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मैंने आपको सब कुछ सिखाया, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसकी मैंने आपको समरी बता दी इस एक्सरसाइज की कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबका मतलब एक ही है। डायग्राम बना बना के आप समझोगे ना, आपने अगर मान लो इंट्रोडक्शन लेक्चर को पूरा देखा है, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो आप बार बार जैसे मैं बोलता हूँ उसको सुनोगे ना, आपको याद हो ही जाएंगे कि कोलिनियर वेक्टर अगर प्रूव करने हो तो क्या चीज़ प्रूव करनी है, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने हो तो क्या चीज़ प्रूव करनी होती है, ठीक है। ऐसे आपको इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम करेंगे 10.4 एक्सरसाइज।